Regarding small cap, so yes, we are small cap focused. We like small cap. तो मतलब इट्स अ टेरिटरी दैट इज़ नोन फॉर रिस्क, लेकिन उस रिस्क को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे मिटिगेट कर सकते हो, दैट इज़ वेयर द एसेंस इज। तो वो अगर आप लोगों ने क्रैक किया तो उसके बाद जो है वो अच्छा वेल्थ वहीं बनेगा। अदरवाइज यू हैव टू डेवलप दैट स्किल। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा नया आदमी विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसका सक्सेस है, ऐसा नहीं है। वो अगर चल भी गया तो वो तुक्का है। हमने कोई रूल बुक नहीं बनाया, कोई रूल बुक जैसे नो रूल इज रूल। नो रूल इज रूल। देखो मतलब बेसिक चीज़ें तो हैं कि भाई वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना, बट ये बहुत जेनरिक टर्म्स है। जैसे वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए, इट्स अ वेरी जेनरिक टर्म। मेरे हिसाब से इट इज़ मोर देन 50% सब्जेक्टिव एंड लेस देन 50% ऑब्जेक्टिव। धीरज जी, आपको इसी पॉडकास्ट में अगर मैं बहुत लालची बोल दूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे। आपका जीडीपी 6% से बढ़ रहा है, आपको 30-40% का कैगर चाहिए। दिस इज सो ग्रीडी ऑफ यू। हमारा पिछले 7 साल का 7.5 साल से लाइसेंस मिला अपने को व्हेन वी स्टार्टेड। सो ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर स्कीम और अ क्लाइंट और मॉडल पोर्टफोलियो लेवल वी हैव डिलीवर्ड 28% कैगर। कहीं ना कहीं जहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि उसका स्केल छोटा है। मतलब मैं तो रुका था रेमंड ट्री में एंड दिस गाय वाज स्टेइंग एट ताज, वाओ, जिसका उस समय रूम रेंट था 30-32 हज़ार रुपये। सर मैं बस 5-10 मिनट का फॉर्मेलिटी का मीटिंग किया और फिर मैं उठ के आ गया। वही समझ में आ गया। तेरे पास ताज में रहने के लिए तू 35-40 हज़ार रुपये एक रात रहने के लिए खर्चा कर सकता है। तो दिस शोज द माइंडसेट। अनलिस्टेड में सर भयंकर फोमो चल रहा है, भयंकर फोमो है। और फोमो का मतलब है पैसा डूबेगा, तगड़े से पैसा डूबेगा। तो स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज के इस पॉडकास्ट में उस थ्योरी को समझेंगे जहां पे मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बढ़िया रिटर्न बनाया जा सकता है। क्योंकि जब मार्केट में मुश्किल होती है या बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि लार्ज कैप में पैसे लगा दो, बैठे रहो, 10-12% तो बन ही जाएगा। हालांकि 10-12% भी मिसनॉमर है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना एक चैलेंज है। उस चैलेंज को मीट करते हैं आज हमारे मेहमान, जिनका नाम है अनुज जैन। ग्रीन पोर्टफोलियो नाम की कंपनी चलाते हैं जिसमें पीएमएस भी है, एआईएफ भी अब आ गया है और बहुत सारे लोगों के पैसे मैनेज करते हैं। तो अनुज कैसे करते हैं ये जो इतना डेंजरस इलाका मानते लोगों ने। स्वागत है आपका। ये खेल क्या इतना डेंजरस इलाके में कैसे आप करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। ठीक है, मतलब हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था तब से आपको CNBC पे देख रहे हैं, तो आज आमने सामने बैठ के बात करना, मतलब आप ये करेंगे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं, ये मतलब नहीं था। यू आर अ वेटरन। ओके, और दूसरी बात बोल दिया, वैलिडेट कर दिया। तो मेरे लिए ये बहुत ऑनर का इट्स अ ऑनर टू फॉर मी टू बी हेयर। सो नंबर 1। नंबर 2, रिगार्डिंग स्मॉल कैप, तो येस, वी आर स्मॉल कैप फोकस्ड, वी लाइक स्मॉल कैप। तो मतलब इट्स अ टेरिटरी दैट इज़ नोन फॉर रिस्क, लेकिन उस रिस्क को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे मिटिगेट कर सकते हो, दैट इज़ वेयर द एसेंस इज। तो वो अगर आप लोगों ने क्रैक किया तो उसके बाद जो है वो अच्छा वेल्थ वहीं बनेगा। क्योंकि जो लार्ज कैप है, अब आप देखो इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो गए सर, कि लाखों करोड़ से नीचे का कोई म्यूचुअल फंड नहीं। आई थिंक HDFC वुड बी मोर देन 10 लाख करोड़, SBI वुड अगेन बी मोर देन 10 लाख करोड़। ये सारा पैसा तो लार्ज कैप में जा रहा है। दे स्मॉल कैप, मिड कैप कैन नॉट कंज्यूम दिस काइंड ऑफ अ मनी। तो कहीं अंडर वैल्यूएशन अगर रहेगा तो वो स्मॉल कैप स्पेस में मिल सकता है। और आज कितनी सारी कंपनियां हैं सर, जो ज़्यादा पुरानी बात मत कीजिए, 10 साल पहले देवर स्मॉल कैप और मिड कैप, आज वो लार्ज कैप में इंडेक्स का पार्ट है। तो बेसिकली आज एक अच्छा स्मॉल कैप आप छाटोगे तो पॉसिबल है कि वो कल का मिड कैप हो, परसों का लार्ज कैप हो। जी, अभी कुछ कंपनियां तो लार्ज कैप ही लिस्ट हो रही हैं। डे वन से लार्ज कैप। राइट। मैं जोमेटो इटर्नल की बात कर रहा हूँ, वो तो पहले दिन से लार्ज कैप, तो पार्ट ऑफ निफ्टी। एनीवे, आपने एक शब्द भी यूज़ किया कि वेल्थ वहीं बनती है जहाँ पे रिस्क होता है, और वो रिस्क मिड और स्मॉल में होता है। इसीलिए लोग कहते हैं इंडिविजुअली आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो म्यूचुअल फंड में जाओ, या थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो आप जैसे लोगों को PMS में चले जाओ। वो क्या स्ट्रेटजी होती है, वो क्या चीज़, वो थ्रिलिंग फैक्टर क्या है जो आपको कहता है कि नहीं इधर ही बनेगा पैसा, तो इसमें रहना चाहिए, वो क्या है? सर आप ना थोड़ा इसको साइकिल चलाने से रिलेट कीजिए। तो जब आपने पहले साइकिल चलाई होगी तो आपको कितना डर लगा होगा कि यार गिरूंगा, पक्का गिरूंगा।
को पीछे से पकड़ा होगा आपके फादर ने या चाचा ने, किसी ने भी आपको पकड़ा होगा पीछे से, आपको ये लग रहा होगा कि भाई पकड़ा हुआ है, तब आप चला पाए। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो आप क्या, स्मॉल कैप रिस्की है, आपका एक दो बार पैसा डूबेगा, तो आप बड़े से मत शुरू करो, आप छोटे से शुरू करो। आपका 1 लाख रुपया सैलरी, आप बोलो कि यार मैं 5-6 हज़ार रुपये से शुरू करूँगा, ताकि डूबा तो ऐसा ना हो कि रात को नींद नहीं आया। ठीक है, आपको धीरे धीरे, जैसे आप साइकिल चलाना शुरू करते हो, पीछे कोई हेल्प करता है, फिर वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ता है, फिर आप और लंबा चलाते हो, फिर वो पता चलता है कि यार आप खुद ही चला रहे हो, पीछे कोई है ही नहीं आपके। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि यार कहाँ पे आप गलती करोगे तो आपको नुकसान होगा। और जब आप ये सीख जाओगे, देन यू प्ले विद द बिग मनी, तब आप सीरियस कैपिटल अपना इन्फ्यूज़ करो, तब तक आप सीखो उसको। तो जैसे फॉर एग्जांपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस शो, मैं जब 18 साल का हुआ, मेरे फादर ने मुझे कुछ पैसा दिया। उस समय क्या मैच्योरिटी लेवल 0, कुछ पढ़ाई लिखाई चल रहा था, सीए कर रहे थे, तो मैच्योरिटी लेवल था नहीं, एक्सपीरियंस था नहीं। उन्होंने मेरे को एक एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल दिया, और सर वो आज भी मेरे पास वो डीमैट अकाउंट है, और वो 1 रुपये की वैल्यू का नहीं है, 1 रुपये की वैल्यू का। इन 20 ईयर्स आई हैव डिस्ट्रॉयड दैट मनी, बट दैट वॉज अ लर्निंग टू मी। फीस मैंने सीखा कि बॉस क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वो हमारे लिए सीरियस कैपिटल नहीं था जो मेरे फादर ने दिया, बट वो कैपिटल ने मेरे को ये सिखा दिया कि बॉस ये तो अगर चल भी गया तो तेरा तुक्का था। क्या क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है? सर आपका ये शो मेरे ख्याल से 1 घंटे का होने वाला है, तो आप मेरे को 24 घंटे का टाइम दो, मैं सब बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है। लेकिन क्या क्या मतलब बेसिक, जैसे देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो गया, उसने 50 लाख की चेक काटी, ग्रीन पोर्टफोलियो को दे दिया कि आप मेरा मैनेज करो। एक दूसरे होते हैं वीर बहादुर टाइप के लोग कि नहीं हम खुद करेंगे, आप बुराई नहीं इसमें, आप कर सकते हैं। तो क्या 2-3 बेसिक चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, या इसको क्वेश्चन को मैं घुमा देता हूँ कि आप जब स्टॉक सिलेक्शन में जाते हैं मिड स्मॉल कैप में, तो क्या चीज़ प्राइमरली देखते हैं? तो मैं, जैसे कोई नया ट्राई कर रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि यार जब तक आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो जाता, जब तक आप एक सपोज करो एनुअल रिपोर्ट को समझ नहीं पाते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद क्या क्या मेरे लिए रेलिवेंट है फॉर द डिसीजन मेकिंग। मतलब नॉट एवरीथिंग इज़ रेलिवेंट फॉर यू। फॉर एग्जांपल, कोई टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी TCS वगैरह उठाओगे, उसमें 6-7 पेज तो सिर्फ CSR एक्टिविटी के होंगे। एज ए इन्वेस्टर यू आर नॉट वरीड अबाउट दैम। ठीक है, वो अगर नॉन कंप्लाइंस हो तब तो आपको चिंता है कि भाई नॉन कंप्लाइंस क्यों है, लेकिन अदरवाइज आप क्या करोगे उसको पढ़ के, उन्होंने कितने स्कूल बनाया, कितने स्कूल में पेंट कराया, कितने वॉशरूम बनाए। तो पहली बात आपको वो कंटेंट समझ में आना चाहिए, दूसरी बात उसका इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए, तीसरी बात आप फिल्टर कर पाओ उसको कि व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर माई डिसीजन एंड व्हाट इज़ नॉट। ठीक है, तो जब आप उस लेवल पे आओगे तब आप अच्छे से खेलो, लेकिन अदरवाइज यू हैव टू डेवलप दैट स्किल। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा नया आदमी विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसका सक्सेस है, ऐसा नहीं है। वो अगर चल भी गया तो वो तुक्का है, इतना आसान नहीं पैसा बनाना। अभी पिछले 4 साल में जो लगातार इन्वेस्टेड है, वो उसको कुछ नहीं भी आता होगा सर, उसने पैसा बनाया है, दैट डजंट मेक हिम अ गुड इन्वेस्टर और मतलब अ फंड मैनेजर टाइप पर्सन। तो भाई वो आपका तुक्का था, अगर आपको नहीं पता। इफ़ यू हैव प्लेड आफ्टर असेसिंग योर रिस्क, देन दैट इज़ समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। और मैं किसी को भी यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस नॉलेज को अचीव करो, ठीक है, उस एक्सपीरियंस को अचीव करो, देन फिर आप इसको पता है अनुज भाई, इसको हम लोग कहते हैं रिसेंसी बायस। हम लोगों की मेमोरी बहुत लंबे पीछे नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा जाएगी तो कोविड तक जाएगी, और कोविड से सबका पैसा बना था। दिमाग हो या ना हो, पैसा बना है। तो सबको लगता है कि मार्केट इज़ अ हंकी डोरी, पैसा लगाओ अगले दिन बनेगा। लेकिन पिछले 1 साल से इंडेक्स लेवल पर रिटर्न 0 है, अब रिसेंसी बायस 0 का बन रहा है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन आप जैसे लोग जिन्होंने इसको प्रूव किया है, 2018 से मेरे ख्याल में आपने ये शुरू किया था PMS वाला, तो अभी मैं आपका बिजनेस समझूं उससे पहले मुझे थोड़ा ये समझना है कि जब आप स्टडी कर रहे हैं मिड और स्मॉल कैप में, तो उसमें सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, या कंपनी की बैलेंस शीट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आपको लगता है कि नहीं मैनेजमेंट क्वालिटी सही होनी चाहिए? जैसे ना कि आँखों में चमक है मैनेजमेंट के, तो वो डेट भी मैनेज कर लेगा, बिजनेस भी ढूंढ लेगा, कंपनी ग्रो करा ले जाएगा। क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? सर ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आता है, यार आप बता दो क्या क्या देखना है। जैसे कोई नया रिसर्च एनालिस्ट आया, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, यंग है, तो वो बोलेगा कि सर मुझे बता दो आप क्या क्या देखना है। देयर कैन नॉट बी अ चेकलिस्ट। करेक्ट। जब आप कर रहे होगे उस काम को, तब आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि यार अच्छा इसका तो ये इम्पैक्ट है। जैसे मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मतलब आज का जो मेरा एक विजिट आपका था, एक मेरा इससे पहले एक और मीटिंग था। तो वी वर इवैल्यूएटिंग अ प्री IPO कंपनी टू इन्वेस्ट इन अ एंकर राउंड।
तो बेसिकली एवरीथिंग इज़ गुड, द नंबर्स आर रियली गुड, और अचानक से नंबर में स्पाइक हुआ, सो दैट मतलब दैट हमको लगा कि यार इस पे क्वेश्चन बनता है कि भाई अचानक से नंबर क्यों स्पाइक हुआ जस्ट बिफोर IPO। तो हमने क्वेश्चन पूछा तो पता चला कि भाई एक फॉरेन में एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला, वो हमने लेने के लिए ये स्पाइक हुआ। तो फिर हम उसके डिटेल्स में गए तो पता चला कि देर इज़ अ डेटर अगेंस्ट दैट रेवेन्यू दैट हैज़ बीन बुक। फिर हमने उसका करंट पोजीशन लिया, देन करंट पोजीशन में भी वो 100 करोड़ का जो बैलेंस शीट में दिख रहा था 31 मार्च को, करंटली दैट इज़ एट 70 करोड़। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि बॉस आपने राइट बिफोर IPO यू डिड अ वेरी बिग सेल and your number spiked like anything, and most of it remains as a debtor after 6 months. तो आई एम नॉट सेइंग कि सही है गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन दिमाग में डेवलप तब होंगे जब आप एक्सपीरियंस लोगे, जब आपका अंडरस्टैंडिंग उस टाइप का होगा। तो आप कोई इंजीनियर बैकग्राउंड का आदमी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियर हमसे बेटर कर सकता है, जस्ट टू पुट दैट फॉरवर्ड। तो कोई इंजीनियर आदमी जिसने सारा जिंदगी इंजीनियरिंग किया, 3-4 टिप उसके अच्छे चल गए जो कहीं से उसको मिले, उसने इन्वेस्ट किए एंड इट प्लेड रियली वेल, दैट डजंट मेक हिम अ गुड इन्वेस्टर। Maybe he was being lucky. He is a lucky investor, not a good investor. So वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में जब आप when you are reviewing that document और कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने है तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए। तो मैं मतलब एक एग्जांपल और लेता हूँ नीरज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत ही कैंडिडली हम लोग बातें कर रहे हैं। तो जब मैं CA कर रहा था तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ी जाइंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में मैं आर्टिकलशिप में था, आर्टिकलशिप इज़ अ ट्रेनिंग दैट यू हैव टू अंडरगो, तो उनके पास एक बहुत ही जाइंट कंपनी का ऑडिट था। तो वो कंपनी का उस समय बैलेंस शीट टोटल 30,000 करोड़ से ऊपर का था। तो सिविल कंस्ट्रक्शन में कंपनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनते थे सर, अगर एक के ऊपर एक आप रखोगे हो तो मतलब 1-2 हज़ार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन से लेके ये इतना 4-5 फुट तक जाएगा अगर सारी बुक ऐसे रख दोगे। तो जो मेरा बॉस था सर वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी थे, अभी भी है, मतलब आई शेयर वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम, बहुत अच्छा मतलब उनसे सीखने को मिला। सर उनको पता था ये जो 12-15 वॉल्यूम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से मुझे कौन सा बुक उठाना है, इसमें से मुझे कौन सा पेज इंडेक्स देख के मुझे कौन से पेज नंबर पे जाना है। ही विल स्पेंड लाइक 30 मिनट, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, और वो 4-5 वाउचर मंगाएंगे और वो चारों 500 वाउचर में गलती मिलेगा। एंड द अदर पार्टी, द अकाउंट डिपार्टमेंट विल एडमिट, हाँ सर सही कह रहे हो, वी विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एक्सपीरियंस इन 50 मिनट्स, 50 मिनट टू 1 आवर, और हम लोग 4-4 दिन बैठे हैं उसके पेज पलटे जा रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुभव तो बहुत सारी चीज़ें अनुभव से आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके नॉलेज से आएगी, तो आपको नॉलेज भी बढ़ाना है, अनुभव भी लेना है। देयर इज नो चेकलिस्ट सर, आपने जो तीनों आइटम बोले, दे ऑल 3 आर इक्वली क्रिटिकल, बट देयर कुड बी 30 अदर्स। पता अनुज, ये आपने जो बात कही ना, मैं आपकी तारीफ आपके मुंह पे कर रहा हूँ, पहले आदमी जो इसने ये कही, और ना ज़्यादातर लोग इसमें से 2 पिक कर लेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। मैं आपसे बात से इसलिए सहमत हूँ कि दोस्त, मार्केट में ना कोई रेडीमेड फार्मूला अगर चलता तो हर आदमी पैसे बनाता ना, फार्मूला छिपा नहीं रहता। बहुत सारे वेरिएबल्स होते, कौन सा वेरिएबल कहाँ क्या प्ले कर देगा ये नेवर नो, इसलिए आपको उसमें कूदना ही पड़ेगा। स्विमिंग सीखने के लिए कूदना ही पड़ेगा ना, बाहर बैठ के आप कितना भी समझ लो, 2-4 बार पानी अंदर जाएगा नाक के तभी समझ में आएगा, डर हटेगा अंदर से। तो ये तो फर्स्ट पर्सन के साथ कोई मैं एक नहीं बता सकता कि ये 3 में से ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक बात जो कही, जैसे कि स्किल और लक, लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें। जो सक्सेस है उसको तो बोलेंगे ये तो मेरा स्किल था, मैंने बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया था, और जहाँ पे गड़बड़ हो गया तो 20 कमियां गिनाएंगे, सरकार से लेकर के ब्रोकर तक की। दरअसल वो आप ना, चेस जो खेला जाता है वो प्योर स्किल है, और जो लॉटरी खेली जाती है वो प्योर लक है। सो आप इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आप अच्छा कि आपने ये सवाल का जवाब यही वाला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया आपने, तो उसमें जो कंस्ट्रक्ट बनाया कि किस किस तरह की कंपनी रखनी है, कितने साइज़ की रखनी है, इसका कोई मतलब मोटा माटा ही अनुमान रखते हैं या जो पसंद आ गया? सर जो पसंद आ गया, हमने कोई रूल बुक नहीं बनाया, कोई रूल बुक नहीं है। जैसे नो रूल इज़ रूल, नो रूल इज़ रूल। देखो मतलब बेसिक चीज़ें तो हैं कि भाई वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना, बट ये बहुत जेनरिक टर्म्स है। जैसे वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए, इट्स अ वेरी जेनरिक टर्म। अब मेरे पोर्टफोलियो में 50 की पी का भी शेयर होगा और मैं आज भी कहता हूँ वो सस्ता है, क्योंकि उसका फॉरवर्ड वो है, फॉरवर्ड कम है। मतलब वो FY26 जो करेगा, 27 जो करेगा, वहाँ पे जाके मेरा पी हो सकता है 10-15 का आ जाता हो। तो इसलिए वो आज की डेट में 50 पे भी मुझे सस्ता लग रहा है, और आज की डेट में जो 8-9 पे है वो भी हो सकता है महंगा लग रहा है। सो नीरज जी, पता है बहुत सारे लोग मतलब इस तरीके के मिलते हैं, आपको भी जैसा आप बता रहे हो, उनको लगता है कि यार ये 4-5 नंबर देखो, 15-20 रेशो देखो और आपको सक्सेस मिल जाएगा।
नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे हिसाब से इट इज़ मोर देन 50% सब्जेक्टिव एंड लेस देन 50% ऑब्जेक्टिव। वेरी राइट। मतलब आज आपकी ज़ुबान में सरस्वती है। ये बात आपने कही, सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं कि नहीं ऑब्जेक्टिवली बैलेंस शीट की कसम खाओ, नंबर मैच नहीं करे तो मैं नहीं लूँगा। नाम बिना नाम लिए कह सकता हूँ कि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के नाम आजकल घूम रहे होंगे ट्विटर उस पर देख रहे हो, उसका मल्टीपल देखो 150, 200, 300 एंड स्टिल दे आर मेकिंग मनी एंड पुटिंग मनी। कुछ ऐसा वो देख रहे हैं। तो मेरा इससे सवाल ये है कि कुछ अंदर का खेल और होता है क्या? कुछ और चीज़ आप समझते हैं तब पैसा बनता है, वो क्या होता है? सर थोड़ा देखो गट फीलिंग का रोल है इसमें, आई वॉन्ट डिनाई दैट, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सारे शेयर चलेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब हम 10 अगर शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2-3 में हम लोग लेटर ऑन भी कम टू नो किया। 10 मान लीजिए आपने लिए, कितने उसमें आपको लगता है कि चल ही जाएंगे, ये चलने चाहिए, और कितने आपको मतलब आप एक मोटा अनुमान तो लगाते ही होंगे। ये तो लगाते होंगे मैंने 10 का पोर्टफोलियो बनाया तो इसमें 2 जीरो हो जाएंगे, 2 100x होंगे, इस टाइप का क्या फार्मूला बनाता है? ये फार्मूला तो बताना हाँ, ये बताऊंगा मैं, ये बताऊंगा। तो देखो सर, वैसे तो कोई भी शेयर हम लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यार वो 3 to 5x अगले 3 साल में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली नहीं होते सारे, बट एट द टाइम ऑफ एंट्री दिस इज द आइडिया कि बहुत विजिबिलिटी होना चाहिए कि 3 to 5x अगले 3 साल में हो जाए, बट ऑब्वियसली नहीं होते। तो 10 में से 3 या 4 शेयर ऐसे होंगे जो इस नंबर को अचीव करेंगे। 10 में से 3 या 4 ऐसे होंगे, मल्टीबैगर हो जाएंगे। हाँ, मल्टीबैगर हो जाएंगे। 3 या 4 ऐसे होंगे जो एक डिसेंट रिटर्न देंगे, 20-25% का रिटर्न दिया आपको, है ना, मतलब साल का 15 से 25-30% का रिटर्न कुछ आ गया। और बाकी जो शेयर होंगे वो यू विल रिग्रेट कि यार ये क्यों लिया। या तो आपको याद आएगा कि यार ये पॉइंट तब था, हमने इग्नोर कर दिया, या आपको बाद में पता चलेगा यार ये तो उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा जो आपने सोचा था। तो दिस इज़ द रेशो, मतलब मोस्टली 30-30-30 टाइप आप बोल सकते हो। तो हमारा थ्रू अवर रिसर्च आई वुड लाइक टू मल्टी बैगर वाला जो 30-40 है मैं उसको 50 तक लेके जाऊँ, और जो मेरा अंडर परफॉर्मिंग 30 रहने वाला है उसको मैं 20 तक लेके जाऊँ। अगर मैं ये अचीव कर पाया तो आई विल क्रिएट मैसिव अल्फा। ओके, अल्फा मतलब बेंचमार्क से ऊपर जब निकल जाए तो उसको अल्फा बोलते हैं। कितने में आप संतुष्ट हो जाते हैं कि यार इतना % रिटर्न बन गया था? देखो असीमित है, मैं ये मानता हूँ कि कितना भी पैसा बने वो कम ही लगता है, लेकिन इतना बन गया तो चलो ठीक है। पोर्टफोलियो लेवल पे 30%, 40% कितना रिटर्न आपको लगता है कि चलो ठीक काम किया? धीरज जी, आपको इसी पॉडकास्ट में अगर मैं बहुत लालची बोल दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। आपका जीडीपी 6% से बढ़ रहा है, आपको 30-40% का कैगर चाहिए। दिस इज सो ग्रीडी ऑफ यू। तो देखो मैंने आप ही लोगों से सुना है, म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं 12-13% तो कुछ ना करो तब भी बन जाएगा। पीएमएस वालों से जो बड़े वाले हैं वो कहते हैं 18-20-30% तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा और लगा दिया। तो बेसिकली लेट मी आंसर यू। इसके आंसर के 2 पार्ट है। अब क्योंकि आपने पूछा है तो आप पब्लिश भी करोगे। तो मैं अपने इन्वेस्टर को बोलता हूँ बॉस, अगर 18-20% आ रहा है यू शुड बी मोर देन हैप्पी, नॉट हैप्पी, मोर देन, बिकॉज योर जीडीपी इज ग्रोइंग एट 6%। यस, ठीक है, तो आपका 18-20 बन रहा है बॉस, बहुत अच्छा है, सुपर है। इंटरनली मैं अपनी टीम को उससे बड़ा नंबर बोलूंगा। हाँ, और वी आर डिलीवरिंग दैट एज वेल। ठीक है, तो मेरे लिए अगर सर मैं किसी को 35 बोलूं और 30 डिलीवर करूं, ही वुड बी अनहैप्पी, और मैं किसी को 25 बोलूं 30 डिलीवर करूं, ही वुड बी वेरी हैप्पी। तो मेरे को थोड़ा ऑप्टिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, साइकोलॉजी को, क्लाइंट की साइकोलॉजी। आप ऑनेस्टली जवाब दे रहे हो। ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग इसलिए डिराइव कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। 6.5%, 6% की जीडीपी है, 3-3.5% इन्फ्लेशन मान लीजिए, 0.5% का डिविडेंड मान लीजिए, या 10-10.5% बैठता है मैक्सिमम रिटर्न एज पर ग्रोइंग। उसमें अगर 18 बन रहा है ना तो इट्स एस्ट्रोनॉमिकली गुड। आपको बहुत खुश होना चाहिए अगर आपको कोई 15% बना के देके अगर दे दे। दावा करते हैं लोग 70% म्यूचुअल फंड वाले अंडर परफॉर्मर हैं अपने बेंचमार्क के, तो 18% इज गुड नंबर। हम लोग मस्ती में कह रहे थे कि 30-40 बन जाए तो बुराई क्या है? वैसे नहीं, बन रहा है, बन रहा है। हमारा पिछले 7 साल का 7.5 साल से लाइसेंस मिला अपने को व्हेन वी स्टार्टेड। हाँ। सो ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर स्कीम और अ क्लाइंट और मॉडल पोर्टफोलियो लेवल वी हैव डिलीवर्ड 28% कैगर, क्या बात एज ऑन डेट, जबकि पिछले 9 महीने हमारे अच्छे नहीं गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 28% का रिटर्न पिछले 7 साल से पोर्टफोलियो लेवल पे कैगर CAGR कंपाउंडेड। अरे बाप रे, तो मतलब आपने तो लेकिन ये वाला कट कर दो चाहे तो आप लोग, लेकिन मेरे क्लाइंट को मैं 18-20 ही बोलता हूँ, दैट यू शुड बी हैप्पी। कट नहीं, देखिए पॉडकास्ट में हम लोग ना ओपन करते हैं, और मेरे जो दर्शक है वो समझते हैं कि किसी बार मान लीजिए किसी स्टॉक में 40% रिटर्न मिल गया तो हमेशा थोड़ी मिलेगा। अनुज कोई गारंटी लिख के थोड़ी दे रहे हैं कि भैया इतना बना के दूंगा। मिल गया, अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन एक सोमवार रिजल्ट अगर मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बीच में आप बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जर्नी बताइए आपकी।
ये चस्का कैसे लगा? इधर मार्केट में आप तो सी आदमी हो, बढ़िया नौकरी करते, CFO बनते कहीं के, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, स्टॉक मार्केट करना है, ये कहाँ से आया? So that has been a very interesting and fortunate journey for me. हाँ, तो माई फैमिली, आई एम थर्ड जनरेशन इनटू स्टॉक मार्केट। तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन। दादाजी भी थे? दादाजी साइड में नहीं, मेरे नाना जी जो इन्वेस्टर थे, ठीक है। ननिहाल बहुत जाते थे क्या आप? ही वॉज फ्रॉम कोलकाता। अच्छा। अब तो वो गुजर गए 2018 में, बट ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग समवेयर अराउंड 58 और 60, 1958 और 60, तो इतना पुराना हमारा इन्वेस्टमेंट का जर्नी है। तो वहाँ से वो कल्चर मेरी फैमिली के साइड में आया। तो मेरे फादर फिर लेटर ऑन वो एविड इन्वेस्टर हो गए, ठीक है। तो वहाँ से फिर हमने भी देखा, घर में डिस्कस भी होता था इकॉनमी, स्टॉक मार्केट। तो हमारे घर में इकॉनमी पे डिस्कशन का बड़ा अच्छा माहौल है। तो सुबह 7-8 बजे तक मतलब 1-1.5 घंटा घर में इकॉनमी पे डिस्कशन हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, या वो ब्रेकफास्ट पे वही हो रहा है, ठीक है। मतलब वी आर नॉट, मतलब शेयर स्पेसिफिक, मार्केट या पैसा स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं है, बट इकॉनमी स्पेसिफिक डिस्कशन खूब हो रहा है। तो मतलब हमारे घर में 3 बिजनेस पेपर आते हैं। ओके। तो उसके अलावा आप जैसे लोगों को फॉलो करते हैं सब लोग। तो दिस इज़ हाउ द पर्सनल लाइफ इज़। तो वो कहीं ना कहीं कल्चर में था वो। तो हम लोग पर्सनल पैसा सारा इन्वेस्ट करते थे, प्लस बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली का फ्री में मैनेज हो रहा था, रिकमेंडेशन दे रहे थे। अब सबके पोर्टफोलियो में रिटर्न आ रहा है। वो 2014 मोदी जी के आने के बाद रिटर्न, पोर्टफोलियो का कैगर रिटर्न 35-40% था। वाओ। तो मैंने एक दिन अपने फादर को बोला, मैंने कहा यार ये फ्री में क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा भाई देख ले यार, सेबी के पास जाना पड़ेगा। तो मतलब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली, इनकम टैक्स, GST, सेल टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट तो डील किए थे, बट सेबी वाज न्यू फॉर अस। तो मैंने कहा यार जब वो सब डील किया है तो सेबी भी करेंगे, और जब सही इंटेंट से काम करेंगे तो डरना क्यों। सो मेरा पार्टनर है दिवम, सो वी डिड आर्टिकलशिप टुगेदर। तो हम दोनों साथ में बहुत समय से कुछ करना चाह रहे थे। तो ही इज़ अ एक्स बैंकर। तो फिर मैंने उसको आइडिया फ्लोट किया, उसने कहा अनुज करते हैं यार। तो फिर हमने 2017 में लाइसेंस अप्लाई किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हुए। देन वी गॉट द लाइसेंस इन जून 18 एंड जुलाई 18 वी स्टार्टेड ऑपरेशंस। ओके। सो दिस इज हाउ ग्रीन पोर्टफोलियो वाज फॉर्म्ड। ग्रीन ग्रीन नाम क्या है? या ग्रीन इज नॉट ESG और समथिंग, ग्रीन इज द टिकर कलर। अच्छा, टिकर कलर। ओके, ग्रीन मतलब मार्केट तेजी वाला है। तेजी वाला। ओके। अभी थोड़ा सा 9 महीने से रेड हो गया है। बीच में ग्रीन भी होता है। अभी बीच में ग्रीन होता है। ओके। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद फिर अब नए नए रिक्वायरमेंट के कारण नए नए स्ट्रक्चर खड़े होते गए। नाउ वी हैव अ US बेस्ड FPI फंड एज वेल, जो कि SEC रजिस्टर्ड है US में, और इंडिया में FPI कैटेगरी 2 है। देन वी हैव दैट इज़ अ सिस्टर कंसर्न। ओके। देन अगेन वी हैव अ US बेस्ड फंड दैट इज़ FDI इन इंडिया, सो दैट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड एंड प्री IPO। सो ये फंड है। उसके बाद हमारा ग्रीन पोर्टफोलियो का अपना AIF इज़ गोइंग टू कम लाइव नेक्स्ट वीक। So this is how the company is. So we are lot busy these days. So growing everywhere. Everywhere, हाँ। तो अब उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना है, तो ऑपरेशंस को उसके अराउंड सेट करना है। देन इट विल टेक 6 मंथ टू कंसोलिडेट एंड सारा ऑप्टिमाइज करने के लिए। सो देन वी विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। अच्छा, ज़्यादा हमने देखा शेयर मार्केट में जो लोग वो CA है, कुछ खास है क्या? बैलेंस शीट पढ़ते पढ़ते लगता है यार कि यही कर बढ़िया काम है। ये ऐसा ही कुछ रहा होगा। ऐसा देखा मैंने कि बहुत, मतलब आपको तो ज़्यादा पता होगा, जो ये जिनको मेंबरशिप मिला एक्सचेंज का, वो सारे अधिकतर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। ये एग्जैक्टली, आई डोंट नो है। एक बहुत कॉमन ट्रेंड है, मतलब इसकी वजह कोई मेरी स्टडी नहीं है। ज़्यादातर CA मैंने देखा मार्केट से जुड़े हुए हैं, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में है या ट्रेडिंग में है, और इंजीनियर ट्रेडर हैं। भर के इंजीनियर ट्रेडर बने कोविड की बात। तो मतलब जिस ट्रेडर को आप देखो, बहुत सारे बैकग्राउंड उसका इंजीनियरिंग का होता है। ऐसा क्यों? गणित थोड़ी बहुत आती है। सर मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो एनालिटिकल स्किल एक अच्छे इंजीनियर की हो सकती है ना, वो एक अच्छे, मतलब CA की भी अच्छी है, लेकिन जो नंबर क्रंचिंग और उसके साथ वो खेल सकता है, वो इंजीनियर बहुत बेटर कर सकता है। प्लस बाय नेचर जो इनका ग्रूमिंग है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई खुद IIT से है, तो मतलब मेरे घर में तो मेरे फादर मेरे मुंह पे बोलते हैं, भाई जो एनालिटिकल और जो एफर्ट वो डाल सकता है वो तू नहीं डाल सकता। तो ये है, एक्चुअल में है। तो उनका थोड़ा अपब्रिंगिंग और वो जो इंजीनियरिंग की जो लाइफ है ना, वो थोड़ा इस टाइप का है कि वो दे आर नेचुरल प्रोग्रेस। हाँ, वो बहुत जिद्दी टाइप के हैं। मतलब वो घुस गए तो इन जनरल, मतलब एक्सेप्शन होंगे हर जगह, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको बहुत अच्छे होनहार लोग मिलेंगे। अब CA का क्या क्वालिटी है? CA का क्वालिटी है उसको, क्योंकि वो बैलेंस शीट बताता है, उसको बनाता है, उसको पता है यार वो बैलेंस शीट में कुछ किया होगा तो कहाँ किया होगा। वो इंजीनियर को नहीं समझ में आएगा सर, वो 10 साल और पढ़ लेगा ना, उसको तब भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो दोनों का अपना अपना स्किल सेट है। वो अगर कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर तो गजब का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो आप PMS मैनेज कर रहे हैं जी, और अदरवाइज लोगों का पैसा मैनेज करते हैं अंडर AUM में है आपके, और अब AIF में भी हो गया है जी।
AIF में कौन सी कैटेगरी में रखा आपने? AIF हमारा अभी कैट 3 लाइव होने वाला है, जो नेक्स्ट वीक मैंने आपको बताया, लाइसेंस ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास और फंडिंग भी हो चुका है पूरा। AIF कैट 2 वी आर वर्किंग ऑन, दैट विल कम अप इन नेक्स्ट 2 to 3 months। कैट 2 भी आ जाएगा, ओके। तो काफ़ी कुछ बड़ा करिए, डायरेक्ट ब्रोकिंग में नहीं है अभी? डायरेक्ट ब्रोकिंग में नहीं है सर, मतलब हमने झंझटी काम है। हाँ, हमने फोकस को थोड़ा इस तरीके से रखा कि भाई हमको बहुत रिटेल काम नहीं करना और कम टीम के साथ और क्वालिटी टीम के साथ बड़ा काम करना है। 10% लोगों के लिए काम करना है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अब आपका शो तो सब फ्री में देखेंगे ना, तो पैसा थोड़ी लग रहा है कोई उनको। नहीं देखो, अरे बी फ्रैंक एंड फैक्ट, अल्ट्रा चेन्नई HNI को कैटर करना है, रिटेल में क्यों जाना है? इट्स अ बिजनेस सेंस कि भाई रिटेल में झंझट बहुत है ना, कि लंबा स्टाफ और डेली कॉल्स बहुत, तो आपने एक ना, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो अनुज भाई, ये हमें समझाइए कि हमने स्ट्रेटजी आपकी समझी, ट्रिक समझी हमने, पर्सनल जर्नी आपकी ये थी, और भी कोई घर में है जो स्टॉक मार्केट में, कि अभी आप अकेले हो और पिताजी के अलावा? नहीं, मतलब मेरे फादर भी पूरे दिन स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट, बट ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। अच्छा, वो आपसे हम लोग शेयर डिस्कस करते हैं, हमने कुछ सेलेक्ट किया, विल डिस्कस विद हिम, उन्होंने कुछ किया तो हमने सेलेक्ट किया, हमने डिस्कस किया, इवेल्युएट किया, तो इट्स लाइक दिस। तो फैमिली में तो बिजनेस वाइज तो आई टेक केयर ऑफ द बिजनेस एंड माय पार्टनर दिवम। हाँ। या सो दिस इज़ हाउ द बिजनेस इज़, बट वी हैव अ टीम ऑफ पीपल, पूरा मार्केट में कनेक्ट रहता है। तो जनरली ऐसा नहीं है कि सारा आइडिया जो है वो आपको स्क्रीनर पे या लैपटॉप पे बैठ के मिलेगा। बड़ा जो आइडिया और बड़ा इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट डोमेन में है, तो यू हैव टू गेट ऑन द ग्राउंड टू हैव बेटर सक्सेस, सो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। सो अनुज, अब थोड़ा सा बिग पिक्चर समझते हैं अपने मार्केट की। हमने देखा कि 2020 के बाद से मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है हर सेगमेंट में। राइट। आप फोलियो नंबर्स देख लीजिए, रिटेलर्स देख लीजिए, ट्रेडर देख लीजिए, तरह तरह के प्रोडक्ट आए हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बहुत सारी थी पहले से, वो लिस्टिंग भी करा ली बहुत सारे लोगों ने। जिस तरह से हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है और ट्रेडर आते हुए बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट कि डेप्थ बढ़ा भी। मैंने कल एक अपने चैनल पे शो डाला, उसका नाम ये रखा कि FII जो है सेकेंडरी मार्केट में बेच रहा है और IPO में पैसा कूट रहा है। 2024 का जो नेट डेटा है ना FII का और IPO का बराबर है लगभग। अच्छा। 2020 में अभी 25 में अभी चूँकि 9 महीना ही चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे IPO चूँकि आए भी कम है, बीच में तो आते नहीं रहे अभी, तब भी उन्होंने इस पे पैसा बनाया। तो नेट उनको ये लग रहा है कि पैसा जहाँ बन रहा है वहाँ पे वो पैसा बना रहे हैं, सेकेंडरी में बेच रहे हैं। इन जनरल मार्केट पे आप लोगों का आउटलुक क्या है इस समय? सर, ये सवाल आप 6 महीना पहले बोलते ना, तो मैं, मेरी एक स्टैंडर्ड लाइन है जो मैं डेली दिन में 10 बार रिपीट करता हूँ, वो वाला जवाब देता। बट मैंने इसीलिए पूछा नहीं 6 महीने पहले, मुझे पता था कि व्यू बदलेगा। 6 महीने पहले मैं लोगों को बोलता था अरे ये टेम्परेरी है, अभी तो टैरिफ है, कल हट जाएगा, डील हो जाएगा, साइन। बट नाउ इट इज़ रियली वेरी अनप्रिडिक्टेबल, सो देयर इज़ नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। मतलब नाउ मतलब अगर कोई अब मेरे से पूछता है अब आपको क्या लगता है, तब आप बोलते थे ऐसा बोलते थे, अब व्हाट डू यू थिंक, तो मैं बोलता हूँ बॉस अब तो ये लगता है कि अगर आपका ट्रेड डील साइन भी हो गया कोई, तो इस बात का क्या गारंटी है कि वो अगले दिन रिवोक नहीं होगा? रिवोक नहीं होगा, इस बात का क्या गारंटी है? अरे देखिए ना, अब उन्होंने अभी जो लेटेस्ट डिसीजन उनका है कि वो H1B वीज़ा पे $1 लाख ठोक दिया है। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सर, मैं इंडस्ट्री में कई लोगों से कनेक्टेड हूँ, मतलब पीयर फंड मैनेजर से। सब लोग IT के बारे में बोलते थे IT में नहीं हो सकता, क्योंकि IT में फिजिकल मूवमेंट नहीं है कुछ गुड्स का। और मेरे बहुत लोग काम करते हैं वहाँ, उनको ज़रूरत है, उनके पास स्किल सेट नहीं है, कर दिया। आप जो बता रहे हो कर दिया उन्होंने। तो दिस वेरी अनसर्टेन टाइम्स, सो वन हैज़ टू बी रियली केयरफुल इन द डिसीजन मेकिंग। और फिंगर्स क्रॉस, मतलब अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ सेटल हो जाएगा। US सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी है, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कुछ ना कुछ कितने समय तक झगड़ा करेंगे, बट वो किस कॉस्ट पे सेटल होगा और कब सेटल होगा ये नहीं पता। तो अगर कोई मार्केट में एंटर करना चाह रहा है, ही इज़, आई वुड से एंटर करो, बट मे बी स्टार्ट डिप्लॉइंग विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्टैगर्ड तरीके से। मतलब अगर आप पूरा पैसा एक बार में डालने का तो भूल ही जाओ, मे बी स्टैगर इट ओवर 3 months, 6 months, 9 months। अच्छा, आप क्या ये सलाह दोगे एक इन्वेस्टर को, जो लोग ये शो देख रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ गए, तो अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो वो लोग पैसे लगाना चाहते हैं मार्केट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय नेचर आप कहो कि मिड और स्मॉल कैप अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को ना, एक जनरल थ्योरी में उधर जाते हैं। तो आप क्या ये सजेस्ट करोगे कि डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा हाथ जलाने के बजाय किसी आप जैसे लोगों की मदद लेनी चाहिए, या फिर वो उतना सीखने में और बाज़ार को फीस दें, बार बार वो नुकसान करा कर रखें, वो करें? बेटर क्या है आपके हिसाब से?
सर एक तो ना मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अ वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। और ये वे ऑफ थिंकिंग है, बहुत बड़े सेगमेंट की वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन मैं कुछ कंपनियों के नाम लेता हूँ, आप बताना वो लार्ज कैप थी या स्मॉल कैप थी। DHFL, IL&FS, ADAG ग्रुप, मुझे बताओ आप ये सब लार्ज कैप था कि नहीं? JP एसोसिएट, ये डूबा कि नहीं डूबा? यस, जीरो। तो आप ये किसने बोला कि स्मॉल कैप रिस्की है, लार्ज कैप रिस्की नहीं है? तो आप गलत खेलोगे तो लार्ज कैप भी रिस्की है। करेक्ट। सो बेसिकली ठीक है, स्मॉल कैप में क्या है कि वो रिपोर्टिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, उतना एक्टिव मॉनिटरिंग में नहीं होता, वो रेडार में नहीं होता उतना, तो वहाँ पे गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा है, नो डाउट। लेकिन लार्ज कैप भी रिस्की है। सो आपको अपना सेफगार्ड लेना पड़ेगा, वेदर इट इज स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ठीक है, आप ये सोचो कि मैं आग बंद करके लार्ज कैप में पैसा लगा दूंगा, सो मे बी दैट ऑल्सो हैज़ रिस्क। तो आप अपने रिस्क को मिटिगेट कीजिए। अब ये कई सारे शेयर, मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, ये सारे स्मॉल कैप थे। कहाँ मतलब जैसे एक हमारे पोर्टफोलियो कंपनी है टीटागढ़ वैगन, वो मतलब आज से 4-5 साल पहले 40 रुपये ट्रेड करता था, फिर 1800 हो गया। अब सारे फंड हाउसेज बैठे हैं उसके अंदर, वो स्मॉल कैप से मिड कैप चला गया ना। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो स्मॉल कैप से मिड गए, लार्ज गए। तो मतलब मैं ये नहीं कहता आदमी को ग्रीडी होना चाहिए, मैंने बोला कि भाई एक्सपेक्टेशन 18-20 का रखो, एंड आता है तो यू शुड बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। लेकिन आप एस्पायर करते हो, आप टारगेट करते हो, दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। लेकिन वो ग्रीड के चक्कर में आप रिस्की उसमें जाओगे तो फिर वो आप गलत डिसीजन भी लोगे। जैसे आज की डेट में यू वुड नो कि कई रियल एस्टेट कंपनियाँ उनकी FD 12-12, 14-14% इंटरेस्ट देती है। अब वो जब बैंक का लोन 9-10% पे मिल रहा है तो वो 12 क्यों देगा, 14 क्यों देगा आपको? क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है, उसका रिस्क असेसमेंट बेकार है उसका बैंक की नज़र में। तो आप क्यों दे रहे हो फिर उसको? जब बैंक नहीं दे रहा तो वाई यू आर गिविंग टू देम? सो बेसिकली विद ग्रीड कम्स मोर रिस्क, ठीक है। तो रिस्क ऐसा नहीं है कि रिस्क स्मॉल कैप का ज़्यादा है या लार्ज कैप का ज़्यादा है, तो आप अपना सेफगार्ड लो एंड डोंट बी ग्रीडी, ठीक है। आप अपना इवेल्युएट करो। नहीं, इफ यू ग्रीडी टेक द हेल्प। हाँ, टेक द हेल्प, यस यस, टेक द। मेरा क्वेश्चन ये दरअसल ये प्रील्यूड क्वेश्चन था। इसके आगे जो मैं पूछने वाला हूँ ना, वो इसलिए कि यहाँ पे एक क्लैरिटी आ जाए दिमाग में कि आइदर यू आर वेरी इंटेलिजेंट और टेक अ हेल्प। ज़रूरी नहीं कि आप ही सब काम करो ना, किसी दूसरे की हेल्प ले लो। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा कि आगे मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इंडिया का जो मार्केट है पूरा, उसमें हमने जनरली देखा है कि मार्केट की वैल्यू, स्टॉक के वैल्यूएशंस भी मार्केट के वैल्यूएशंस हमेशा प्रीमियम पे ट्रीट करते हैं। और ये एक डिबेटेबल स्टोरी है, लेकिन ये एस्टेब्लिश्ड स्टोरी है कि ग्रोइंग मार्केट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, और वो हम लोग दे भी रहे हैं। आप FMCG को देख लो या किसी को देख लो, वो हमेशा हायर प्रीमियम, वो कहते हैं ना कि महंगा तो महंगा ही बिकेगा। ऐसे सिनेरियो में आप इंडिया की जो मार्केट है उसमें सेक्टोरली मुझे बताइए कि आप लोग को कौन से सेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं जो प्रॉमिसिंग हैं, कौन से सेक्टर से आप बिल्कुल दूर रहते हैं, और उन सेक्टर्स के आउटलुक क्या हैं आपके? ओके, सो नीरज जी, मतलब विदाउट एनी इंटेंशन हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ स्क्यूड होता चला गया। मतलब हमारा मानना भी है कि इंडिया का जो स्टोरी है अगले 10 साल का मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि IT कहीं ना कहीं हमने ऐसा स्केल हासिल कर लिया कि अब आप सोचो कि मैं 20% 15% का कैगर से बढ़ जाऊंगा IT में, आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वी आर ऑलरेडी द मतलब पूरी दुनिया का हम बैक ऑफिस हैं। तो उसके बाद आप क्या करोगे? अब या तो दुनिया बड़ी करो, फिर प्रोडक्ट बनाओ। हाँ, प्रोडक्ट जो बना नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। AI में मतलब चाइना और कंट्रीज़ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, IT में सैचुरेट हो चुके हैं। BFSI जो है वो एक डिसेंट वैल्यूएशन पे है ऑलरेडी, तो और उसके अलावा क्या है, BFSI विल रिफ्लेक्ट द GDP ग्रोथ, मेरा पर्सनल मानना है। और GDP ग्रोथ आपका 6-7% का है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि उसका स्केल छोटा है। तो जैसे एक एग्जांपल लूँ इसको, अगर मैं रिलेट करूँ सीधा स्टॉक मार्केट से, तो आप देखोगे कि कई सारी कंपनियां जो है वो हाई PE पे ट्रेड कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उसका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हाई है ना। तो जैसे स्मॉल कैप में बहुत सारी आपको हाई मिलेंगी, तो उसका मार्केट को परसेप्शन है कि 30-40% से इसका टॉप लाइन ग्रो करेगा 5-7 साल तक, तो उसका PE रेशो 50-60 पे है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग, क्योंकि उसका बेस छोटा है, इट कैन ग्रो एट अ मच हायर स्पीड दैन द GDP ग्रोथ। तो इसलिए हम लोग थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्क्यूड हो गए। अब उसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोगों ने मतलब आई डोंट नो हाउ इट विल प्ले आउट, सो फार इट हैज़ नॉट प्लेड आउट गुड फॉर अस। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने क्या फोकस किया कि जो एक्सपोर्ट बेस्ड है, मतलब जिनका यूरोप में रिलेशन है, जिनका US में रिलेशन है, बेशक अभी साइज़ छोटा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा तो बायर यूरोप और US है, दुनिया के सबसे बड़े बायर आर यूरोप एंड US, बट दे आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस, ठीक है। दे आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस, बट द क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड।
तो जिन कंपनियों का ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, एस्टेब्लिश रिलेशन है, तो हमारा परसेप्शन है उनके लिए स्केल करना इस मार्केट में बहुत ईजी होगा। क्योंकि कोविड के बाद एक ट्रेंड कॉमन है, वो है चाइना से डाइवर्सिफाई करना। दिस इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड एंड आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ कंपनीज़, और सबसे एक ही बात पता चलती है कि उनका इंक्वायरी बुक जो है वो बहुत भयंकर है। इंडिया का थोड़ा परसेप्शन यूरोप और यूएस में उतना अच्छा नहीं है बिजनेस करने के लिहाज से, सो दे आर ऑलवेज स्केप्टिकल टू मेक अ न्यू वेंडर इन इंडिया। लेकिन जिनका ऑलरेडी रिलेशन है उनके लिए क्रैक करना बहुत ईजी है, क्योंकि उसने वो क्वालिटी डिलीवर किया है और उसने रिलेशन को मेंटेन किया है, तो वो उसके लिए ईजी है। तो वो हम लोग उस तरफ ज़्यादा स्क्यूड थे, फोकस थे, तो उसका थोड़ा सा हमको ड्यूटी एक्शन के बाद थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। हालांकि अब पोर्टफोलियो दोबारा लेवल पे आ रहा है। तो ये हमारा फोकस एरिया है। तो जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिफेंस में हम लोग देख रहे हैं मोर एक्टिवली वी आर लुकिंग इनटू डिफेंस, वी आर लुकिंग इनटू रेलवे। दिस इज़ फॉर डोमेस्टिक, ठीक है। एक्सपोर्ट में तो एनीथिंग, एक्सपोर्ट में कुछ भी चलेगा, इंजीनियरिंग गुड्स भी चलेगा, टेलीकॉम इक्विपमेंट भी फोकस है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से हमको डिफेंस और रेलवे बहुत अच्छा थीम लगता है इस समय। एफएमसीजी पता नहीं क्यों, जो अच्छे एफएमसीजी ब्रांड है वो 90-100 के पी पे तो हमको नहीं जमता सर, और वो मोस्टली लार्ज कैप हैं। तो एफएमसीजी हमारे पोर्टफोलियो में तो बहुत कम है। एफएमसीजी मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है, ये जो क्विक सर्विस वाले आए हैं ना, इन्होंने मार्केट की जो सिस्टम था ना उसको हिला दिया है। अब वो अब आपने मान लीजिए कोई क्विक सर्विस वाला ऐप खोला, उसमें जो माल अवेलेबल वही लेंगे आप। अब वो लिस्टेड में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सेक्टर एज ए होल तो ठीक है, बट लिस्टेड प्लेयर के लिए प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। वो एक थोड़ा सा अभी उसको सेटल होने में समय लगेगा। आप कहते हैं रेलवे और डिफेंस में बीच में बहुत बड़ी तेज़ी हुई थी बाद में, लेकिन वो सब स्टॉक ठंडे पड़े और अब फिर से पिकअप देखने को मिल रहा है। शायद इसलिए कि हर देश को भी समझ में आ रहा है कि अपनी इंडिपेंडेंट मिलिट्री ताकत होनी चाहिए, और उसके थ्रू हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इसलिए आपको डिफेंस बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मतलब भारत सरकार का कितना इमेंस थ्रस्ट है मेक इन इंडिया और डिफेंस के पीछे। तो एक कंपनी हमने एवेल्यूएट की थी, तो उनके प्रमोटर से मैं मिला, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि एक गवर्नमेंट टेंडर निकला, जो कि उन्होंने निकाला ग्लोबल टेंडर। तो एक गवर्नमेंट का नियम क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर था ये, सॉरी, एंड दिस इज़ नॉट डिफेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो इट हैज़ टू बी अ डोमेस्टिक टेंडर। डोमेस्टिक माने सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाला। इन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी लिखी लेटर पे 1 पेज की कि बॉस ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है और मैंने पहले पास में डिलीवर किया है, तो ये ग्लोबल टेंडर ना हो। सर अगले दिन विड्रॉ हो गया टेंडर, फिर डोमेस्टिक टेंडर निकला। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज इज कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, भारत सरकार का जो थ्रस्ट है, दैट इज़ इमेंस बिहाइंड मेक इन इंडिया, और डिफेंस में भी वही चीज़ है एकदम। तो ये मुझे लगता है दिस इज़ द थीम वेयर आई वुड लाइक टू फोकस, और हम लोग फोकस कर रहे हैं इस थीम पे। ये क्रैक होगा, लेकिन ये कोविड के बाद से ये सारा मेक इन इंडिया वगैरह का आपने ज़्यादा सुनना शुरू किया। पीएलआई आया, कई जगह हम अब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं यार पीएलआई में उतना वो नहीं आ रहा, लेकिन दैट इज़ फॉर द ग्लोबल रीजंस। द गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो बहुत इमेंस है इसके पीछे। तो ये जो थीम है, ये मुझे लगता है अगले 5 से 10 साल और प्ले करेगी। बट मुझे ये बताइए आपकी डिफेंस में ज़्यादातर PSUs हैं या प्राइवेट की बड़ी कंपनी है? इसमें छोटी कंपनी है क्या डिफेंस में, या उसके लिए सब सेक्टर के तौर पे काम कर रही हैं? सर मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मतलब देयर आर सो मैनी छोटी कंपनीज, इवन SMEs। मतलब वी हैव फ्यू 1 or 2 SME इन द पोर्टफोलियो जो कि डिफेंस में एंटर कर रही हैं। तो ये मोस्टली ये ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनीज थी, तो उनके लिए डिफेंस में एंटर करना इजी था, क्योंकि वही सारी मशीनें जो हैं आप उसी को थोड़ा सा चेंज करो प्रोडक्ट को, तो वो डिफेंस में लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे भारत फोर्स क्या थी पहले, ऑटो कंपनी थी, आज वो क्या पूरा हॉइस्टर गन बना के दे रही है, पूरा एक्सपोर्ट कर रही है, 2 देशों से तो ऑर्डर है उनके पास। तो ये इन्होंने ना बहुत स्मार्टली, मतलब देखो सर इंडिया के लोग स्मार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो सारे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बने बैठे हैं। राइट, दे आर स्मार्ट पीपल। तो हमारा जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कम है, वी हैव लेसर एंटरप्रेन्योरियल, अंदर जो जील है ना वो कम है, लेकिन जिनमें है उनके अंदर बहुत है। तो ये जो सारी ऑटो कंपनीज थी सर, ये सब इवॉल्व कर गई और सब डिफेंस में आ गई। उसमें फ़ायदा क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट था,
अब वो राफेल का डील हुआ, उसके साथ क्या है, आपका वो वाला क्लॉज है, ऑफसेट क्लॉज है, 50%, 36,000 करोड़ का जो मतलब जो भी अमाउंट था, बिलियंस ऑफ डॉलर का डील था, उसका 50% दे हैव टू बाय फ्रॉम इंडिया। और वो आज भी खरीद रहे हैं। राफेल डिलीवर हो गए कई साल पहले, बट दे आर स्टिल बाइंग इट, क्योंकि वो मीट नहीं कर पाए उसको। तो वी आर इन्वेस्टेड इन अ कंपनी जो वो बेचारे मजबूर है ऑर्डर देने के लिए, उनको लेना है तो वही टेक्नोलॉजी देते हैं। भाई मेरे को तो खरीदना है तो मेरे से ही टेक्नोलॉजी दे, मेरे को बना के बेच। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज द थीम दैट इज गोइंग ऑन द ग्राउंड। नंबर्स पे कब रिफ्लेक्ट होगी, कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, वो मुझे नहीं पता। और होता क्या है जनरली सर, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, टीवी चैनल, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, बट देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑन अ स्मॉलर कंपनीज लेवल। स्मॉलर कंपनीज। तो मतलब हम तो देख रहे हैं सर, बिकॉज वी आर स्मॉल एंड मिड कैप फोकस, तो हम लोग इस ट्रेंड को देख रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस ट्रेंड ऑन ग्राउंड लेवल। रेलवे एंड डिफेंस, नो डाउट। अच्छा मैं बताऊँ, मुझे याद एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही, किसी ने मुझे ऐसी एक कहानी सुनाई, मैंने कहीं सुनी, तो उन्होंने बोला कि सबसे महंगी कार कौन बनाता था, किसी ने रॉयल्स रॉयस या मर्सिडीज टाइप का नाम लिया। बोला उसके पार्ट्स कहाँ बनते होंगे, इंडिया में डेफिनेटली बनते होंगे। बोला गाजियाबाद की एक छोटी सी कंपनी बनाती है। ये आप गूगल सर्च करो तो आपको मिल जाएगी। आई वाज सरप्राइज कि यार ये बात सच है कि इंडिया में छोटी छोटी कंपनियां कहाँ सप्लाई कर रही माल। और ये बात भी सही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों की बात होती है, छोटी कंपनियों में नीचे लोग ध्यान नहीं देते या देखते नहीं। तो इसीलिए तो हमने ये शो किया है कि आपसे छोटी कंपनी समझेंगे। लेकिन कंपनी स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा मैं। नहीं बिल्कुल, कंपनी स्पेसिफिक हम लोग लेते भी नहीं है। लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर रख देना सर। डिस्क्लेमर होता है। और इस पॉडकास्ट में जो भी बातचीत हो रही है वो बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल हम लोग पहले से बताते हैं। तो दो सेक्टर आपने बताया, रेलवे और डिफेंस। एक माइक्रो फाइनेंस है, उसमें हजारों कंपनियां होंगी जो आपके रडार पे आती होंगी, वो सर उधर इंटरेस्ट नहीं है? मतलब वी आर इन्वेस्टेड इन अ फ्यू BFSI स्टॉक, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी है, लेकिन दैट इज़ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा। कारण क्या है कि सर बैंक वगैरह का क्या है, वैसे तो रेगुलेटर बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन रेगुलेटर को भी तब पता चलता है जब फट जाता है केस। DHFL भी अच्छा शेयर था, IL&FS भी अच्छा शेयर था, ये सब लार्ज कैप बड़े बड़े NBFCs BFSI स्पेस के प्लेयर थे। येस बैंक, ठीक है, ये सब नाम मैं ले सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है जो होना था। प्ले आउट हो चुका है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट है। तो मतलब CA के दौरान हमारे पास बैंक का, मतलब CA करने के दौरान एक दो बैंक के ऑडिट करने का मुझे मौका मिला। सर कुछ समझ में नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं समझ में आता था। बॉस बोलता था ऐसा वैसा, कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है। एज अ CA सबसे टफ बैलेंस शीट किसकी होती है? बैंक की सर, बैंक कुछ नहीं समझ में आता। तो वो मतलब मुझे तो डाउट है सर कितने लोगों को समझ में आता था, जो वो एकदम बोर्ड लेवल पे बैठे होंगे ना कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उनको तो समझ में आता होगा। नहीं तो सर एकदम वो है, ब्लैक बॉक्स है एकदम, क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल। अच्छा, सबसे आसान बिजनेस है, पैसा लेना है और पैसा देना है, बीच में NIM लेना है। कैसे बोल दिया आपने सर, पैसा ऐसा नहीं है, पैसा देना है, पैसा लोन लेना देना है, हाँ। डिपॉजिट लेना है। और लोन देने वाले से रिकवरी कौन करेगा? लेते समय तो सब हाथ जोड़ के आएंगे, और जब मांगने जाओगे आप उनसे पैसा वापस कर मेरा। और खासकर माइक्रो फाइनेंस सर, माइक्रो फाइनेंस और ज़्यादा वो तो बहुत ही, आप मतलब गांव में, मतलब हमने देखी है कंपनियां, वो ई-रिक्शा, वो गांव में Tier 4 Tier 5 सिटीज़ में जाके ई-रिक्शा को फाइनेंस कर रही है। एक ई-रिक्शा 60-70 हज़ार 80 हज़ार का आता होगा। अब वो कहाँ ई-रिक्शा वाले का क्या आधार कार्ड पे क्या एड्रेस पड़ा है, तो गली बेसिकली मैनेजिंग रिस्क मैनेजमेंट इज बैंकिंग बिजनेस। यस, कितना बढ़िया रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं, उसमें ऑल इंक्लूसिव है कि रिकवरी रेट क्या है और पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो, कॉस्ट ऑफ मनी क्या है। तो इसलिए वो थोड़ा सा टफ है यहाँ पे। केमिकल सेक्टर, इसमें भी बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, वहाँ पे आप क्या देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग है? केमिकल इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है, और केमिकल मेरे ख्याल से अंडर वैल्यूड भी है। तो मैंने डिफेंस और रेलवे को स्पेसिफिकली मेंशन किया, बट आई एम फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हाँ, तो केमिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। उसका कारण क्या है सर, हमारा टोटल केमिकल इंडस्ट्री 2022 का डाटा है मेरे पास, 2022 में $60 बिलियन का था, और उस समय चाइना का था $1000 बिलियन, यानी $1 ट्रिलियन का। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर मान लो एंटी चाइना या डाइवर्सिफिकेशन, China +1, इन सब के नाम पे आपने 5% बिजनेस भी शिफ्ट कर लिया, तो $50 बिलियन हो गया, आपका डबल हो गया सर, इंडस्ट्री आपका डबल हो गया। ओनली 5% ऑफ चाइना इज़ योर 100%, 6% ऑफ चाइना इज़ योर 100%। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी वी आर सिटिंग एट, और ये रियल है सर, दिस इज़ रियल। यूरोप एंड US के जो बड़े बायर है, दे आर लुकिंग एट इंडिया की बॉस, एक अच्छा रिलेशन हो, एक अच्छा रिलायबल पार्टनर हो, अच्छा प्रोडक्ट हो, दे आर रेडी टू बाय इट। ऐसा नहीं है कि वो चाइना से दुश्मनी है, चाइना से बंद कर देंगे, नहीं, दे वांट टू डाइवर्सिफाई, एक अल्टरनेट होना चाहिए, दैट्स इट।
इंटरेस्टिंग। नहीं, ये बहुत बड़ा सेक्टर भी है, और ये एक ऐसा सेक्टर जो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब बहुत पढ़ाई करने के बाद मुझे केमिकल सेक्टर समझ नहीं आता। बहुत डाइवर्सिफाइड है, मतलब बहुत बड़ा है, स्पेशलिटी है। अरे बहुत झोल है सर। Cans, अभी मैं आपको बताऊँ, आप 3 साल का डाटा उठाओ, 3 साल पहले जो लोग बोलते थे ये स्पेशलिटी केमिकल है, ये कमोडिटी केमिकल है, वो रोज चेंज होता है। हर दूसरे 6 महीने में वो स्पेशलिटी वाला उठ के कमोडिटी में आ जाएगा, Exactly. कमोडिटी वाला स्पेशलिटी में चला जाएगा, हाँ। 15 का पी वाला स्टॉक 40 पे चला जाएगा, 40 वाला 12 पे आ जाएगा। तो वो ट्रेंड को जो है ना, वो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट ट्रेंड कि बस क्या चल रहा है मार्केट में, वो प्रोडक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है, चाइना में क्या हो रहा है उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेके। अब पता लगा आपने फिनाइल बनाने का बड़ा कैपेक्स कर दिया, मतलब दाम ही गिर गया उसका। दाम ही गिर गया। हाँ, अब क्या करोगे लोग, जो लोग बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं सर, दे आर ट्रैकिंग कि भाई उसका किसके प्लांट में, जो बड़े प्लेयर है उनके प्लांट में कितना ऑफटेक चल रहा है, एग्जैक्टली। अरे किस कैपेसिटी पे चल रहा है प्लांट। गेट से निकला हुआ माल ट्रैक होता है, कितना एक्सपोर्ट ऑर्डर इनके पास, यहाँ तक ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है केमिकल वाला। तो वो उसमें मेरे एक दोस्त है बहुत बड़े जानकार, मैं उनकी मदद लेता हूँ, फ़ोन करके पूछता हूँ भैया ये समझाओ मेरे को जरा क्या चल रहा। तो फिर वो तो मैं भी आपसे दोस्ती बनाऊंगा। मैं तो खुद ही केमिकल समझने के लिए दूसरे को फ़ोन करता हूँ। हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की अनुज। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने चूँकि मिड और स्मॉल की बहुत सारे कंपनियों से बात की होगी, करते रहते हैं आप। जनरली जो मैनेजमेंट होता है, बहुत कुछ उसकी बातचीत से, उसके बिहेवियर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता, सीखने को मिलता है। एंटरप्रेन्योर स्किल, कितना आगे वो बिजनेस बढ़ाना चाहता है, या एक जनरल आपका टेक अवे क्या है जब आप ऐसे मैनेजमेंट से मिलते हैं तो? सर टेक अवे ये है कि मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है, मैनेजमेंट का एथिक्स, मैनेजमेंट का कल्चर, दैट विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन हाउ द कंपनी विल परफॉर्म, एंड दैट विल इन रिटर्न प्ले अ रोल इन हाउ द शेयर प्राइस विल परफॉर्म। तो मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कभी एक आज से 1.5-2 साल पहले एक बहुत छोटी कंपनी का आया कि 40 करोड़ का मार्केट कैप, हम लोग इतना छोटे में करेंगे नहीं कभी भी, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग था, तो हम मिलने में इंटरेस्टेड थे। सर मतलब मैं तो रुका था रेमंड ट्री में, एंड दिस गाय वाज स्टेइंग एट ताज। वाओ। और जिसका उस समय रूम रेंट था 30-32 हज़ार रुपये। वाह। सर मैं बस 5-10 मिनट का फॉर्मेलिटी का मीटिंग किया और फिर मैं उठ के आ गया। वही समझ में आ गया बॉस तेरे पास ताज में रहने के लिए तू 35-40 हज़ार रुपये एक रात रहने के लिए खर्चा कर सकता है। तो दिस शोज द माइंडसेट। करेक्ट। अब उसको आप क्या कैसे नंबर में पुट करोगे, आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। बट यार एक तरफ तेरे को पैसे का लाला पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यार तुझे ताज होटल में रहना है, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट फ्रॉम माय मैनेजमेंट। ठीक है, आप रतन टाटा हो, आप बड़े आदमी हो, आप फिर तो ऑब्वियसली प्राइवेट जेट भी डील वो करोगे, आप अफोर्ड करोगे, और वो आपके लिए देन इट इज़ नॉट अ लग्जरी फॉर यू, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर यू। ठीक है कि भाई अगर आप इतने बड़े हो जाओगे तो आप छोटी जगह रहोगे, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन यार कम ऑन यार, यू आर 40 करोड़ कंपनी, 5 करोड़ रेज करना है और तुम ताज में रह रहे हो यार, दिस इज रॉन्ग एथिक्स। पैसा तो इन्वेस्टर का है ना अल्टीमेटली एक्चुअली। तो आप जब मैनेजमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, मतलब हम बायस होकर नहीं जाना चाहते। हो सकता है उसने कैमेलिया में घर भी ले रखा हो। हाँ कमेलिया का तो नाम मत लो सर। दिल्ली की एक कंपनी का बहुत नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा ये तो, अच्छा ये जितनी आपकी कंपनी इन्वेस्टी कंपनी है, आप लोगों को एक्सेस होता है कि आप कभी भी उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे हालचाल पूछ सकते हो, होता है एक्सेस? ये सर एक्सेस इज़ नॉट अ राइट, ठीक है, इट्स नॉट अ राइट। नहीं, नॉट राइट, बट इन जनरल इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन। या ये हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन स्पीक, यस वी कैन स्पीक। तो कभी ऐसा वो मन में सुबह उठ के आज जरा इसकी खबर लेते क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, ऐसा करते हैं आपको? सर इसके भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एक डायलॉग मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार मारा था मैंने कहा भाई जब तक पैसा तुम्हारी जेब में है तब तक तुम किंग हो, ठीक है, जब पैसा निकल गया उसके पास चला गया तो फिर रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा तुमको। तो ऐसा नहीं है, मतलब मोस्टली हम लोग जिन कंपनियों में इन्वेस्टेड है दे आर वेरी गुड प्रमोटर्स, क्योंकि हम लोग पहले ही फिल्टर कर लेते हैं। अगर लगता है कि सामने वाला रिसेप्टिव नहीं है या उसका अपना अलग ईगो है या उसका कल्चर हमारे कल्चर से मैच नहीं होता, तो फिर हम वो पहले ही फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे अथॉरिटेटिवली नहीं सर, देखो मेरा क्या औकात है। अब वो प्रमोटर जो है उसने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल हो सकता है थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन हो अपने बिजनेस में, मैं उसे जाके बोलूँ नहीं प्रोडक्ट को ऐसा मत कर, ऐसा कर, दैट इज़ वेरी स्टूपिड ऑन माई पार्ट। तो वो उस इंडस्ट्री का कीड़ा है सर, उसको सब पता है, मेरे को कुछ नहीं पता उस प्रोडक्ट के बारे में। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस गाय। आप तो नंबर देखते हो साल के अंत में, भैया ये क्या किया, तो यही पूछूंगा बॉस वो नंबर यार आपने बोला था इतना होना चाहिए, इतना नहीं हुआ, या इंडस्ट्री ऐसे ग्रो कर रहा है, आप ऐसे कर रहे हो, आपका पीयर ऐसे कर रहा है। अच्छा ये तो कितने % लोग, जैसे आपने पूछा कि अब मैं सर अगले साल 20% की ग्रोथ करूंगा या इतना मैं एबिटा करूंगा, कितने % लोग उसको मीट करते हैं?
सर आजकल तो मैं बताऊं जितना रेगुलेटर स्ट्रिक्ट हो रहा है, हाँ, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज़ वेरी शाइंग अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट नंबर्स। ओके। फ्यूचर गाइडेंस 1-to-1 में इनफॉर्मल में कोई बता दे, बात कर ले तो हो जाता है, लेकिन फॉर्मली तो नोबडी विल टॉक अबाउट नंबर्स विद यू। ठीक है, मतलब बहुत ही इक्का दुक्का लोग जिनको आइडिया नहीं है, जिन्होंने रेगुलेटर डील नहीं किया कभी, वो बोलते हैं। वो तो बोल देंगे, अदरवाइज रेगुलेटर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट दीज डेज। ठीक है, लेकिन अब वो है ना सर, बायस होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप किसी मोस्टली मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के किसी CEO MD से बात करोगे, उसको शेयर प्राइस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो वो जनरली आपको पेसिमिस्टिक बोलता दिखेगा। ठीक है, और आप किसी ऐसी कंपनी से बात करोगे जिसको पता है उसको 6 महीने साल भर में प्रेफरेंशियल करना है, पैसे की जरूरत है, राइट इशू करना है, कुछ करना है, वो हमेशा ओवर ऑप्टिमिस्टिक बोलेगा। तो अगेन इट इज़ योर ड्यूटी टू जज कि बॉस इसका क्या बायस है। मतलब वॉक द टॉक होना चाहिए। वॉक द टॉक होना चाहिए, लेकिन जनरली सबका बायस है सर। कोई पेसिमिस्टिक है बाय नेचर, कोई ऑप्टिमिस्टिक है। हो सकता है नॉर्मल भी लोग हैं, मतलब जो एकदम रीजनेबल बताएंगे कि यार ये मेरा एक्सपेक्टेशन है ना, लेकिन वो आपको वो करना पड़ेगा। पेसिमिस्टिक वाले को आपको अपवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक वाले को आपको डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, ऑडियंस को सुनना चाहिए। कुछ समय पहले तक, अब तो नहीं, अब 5-6-8 साल पहले TCS इन्फोसिस के बारे में ये कहा जाता था कि वो लोग जितना प्रॉमिस करते हैं उससे ओवर डिलीवर करते हैं। दैट इज़ देयर कल्चर। मूर्ति साहब का ये कल्चर था कि हमको अगर इतना करना तो मैं कम ही बताऊंगा। वो लोग जब आए ना गाइडेंस दे रहे हैं कि क्या गाइडेंस देते, तो वो हमेशा कम बताते थे और अगले क्वार्टर में उससे अच्छा करते थे। तो ये उनकी स्टाइल थी ये, कि कम बता के ज़्यादा देना इज़ बेटर। ज़्यादा बता के नहीं कर पाए तो आदमी जनाब कि 35% बोला, 30% रिटर्न हुआ, ऑलरेडी ह्यूमंगस रिटर्न है, लेकिन तुम्हें 5 कम है यार। 5 कम है तो पहले मैं 15 बताऊंगा और 30 दे दूंगा तो आप खुश हो जाओगे। तो डेफिनेटली इससे कल्चर। अच्छा, हम लोग लास्ट सेगमेंट में है। एक चीज़ मुझे और समझिए, अनलिस्टेड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई रेगुलेशन का इश्यूज़ है? मेरा प्रॉप मनी तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है या मेरा पर्सनल फैमिली वेल्थ है, बट इन जनरल आप नहीं कर सकते। PMS वो आगे अलाउड नहीं है, मतलब कुछ बहुत कैट 3 जो है वी विल डू अनलिस्टेड एज वेल। वो आप करेंगे ना, अभी तो आने वाला है। हाँ, तो उसमें थोड़ी तैयारी कर ली होगी ना मेंटली। या वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड हाँ, तो इवैल्यूएटिंग। वो बताओ ना अनलिस्टेड में क्या चल रहा है वहाँ? तो बहुत अनलिस्टेड में सर भयंकर फोमो चल रहा है, भयंकर FOMO फोमो है ना? और फोमो का मतलब है पैसा डूबेगा, तगड़े से पैसा डूबेगा। मतलब मैं मुंबई आया, एक तो आपके साथ था, और मतलब एक कंपनी इवैल्यूएट कर रहे थे, उसका था जो मैं एग्जांपल दे रहा था। हाँ। सर मेरी 2 घंटे की फ्लाइट में वो पूरा बुक भी हो गया सर, कुछ देयर इज नथिंग ऑन टेबल। माय गॉड। और उसमें जो मैंने आपको जो आइटम बताया है कभी स्टार्टिंग में डिस्कशन में, वो आइटम किसी ने देखा ही नहीं है। वो मैं ही उसको लेके ढो रहा हूँ बस, और मेरे से पैसे की जरूरत ही नहीं है उसको तो देयर इज, मतलब यहाँ तो आपका जो लिस्टेड मार्केट है वो तो मतलब अभी ऐसे ही है, मतलब डल सा है। ठीक है, लेकिन अनलिस्टेड में भयंकर रैली चल रहा है सर, भयंकर चल रहा है। भयंकर है, एंड दैट इज द परफेक्ट पॉइंट ऑफ मतलब पैसा डुबाने का परफेक्ट वो है। अनलिस्टेड में तो हाँ, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी मतलब चल रहा है सर, कुछ भी चल रहा है। जो प्राइस बोल दें, हाँ ये बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी। और बस। एक बात आपने अभी कही ना, जब वो एज अनलिस्टेड की बैलेंस शीट देखोगे और जब वो लिस्टेड होने वाला था, उससे 2 क्वार्टर पहले उसका ऐसा रिजल्ट बदलता है, चमत्कार हो जाता है। एक ट्रेंड आपको और बताता हूँ सर, मतलब जो लोग अनलिस्टेड में करते हैं ना, उनके लिए बड़ा मतलब उनको देखना चाहिए ये। आजकल क्या एक चीज़ बड़ा फैशन चला है, पहले तो कंपनी में से, कंपनी की बैलेंस शीट से सारी फिक्स्ड एसेट हटा लो, हाँ, उसके बाद फंड रेज करो और IPO लेके आओ। मतलब प्रमोटर ने सारा प्रॉपर्टी बाहर निकाल लिया है। आपकी कंपनी में प्रमोटर जो फैक्ट्री दिख रहा है, वो फैक्ट्री बैलेंस शीट में नहीं है, कंपनी में है, बैलेंस शीट में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेंटल में ले रखा है प्रमोटर से। ये बड़ा भयंकर ट्रेंड है सर। तो प्रमोटर ने अपने आप को सेव कर लिया। तो वो सब चीज़ें देखना बहुत जरूरी है सर। तो आप इतना चैलेंजिंग जॉब फिर ले रहे हो क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप से जूझ रहे हैं। अब ये वाला भी लेंगे जिधर मतलब कुछ भी चल रहा है? नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, नहीं लेंगे। हमारा टारगेट है, हमारा जो कैट 3 फंड है दैट विल इन्वेस्ट मैक्सिमम 30% इन अनलिस्टेड। मतलब 20% मेरा वो है एस्टिमेट है, बट अगर बहुत अच्छा हुआ तो 30 तक जाएगा। आज की डेट में मेरे पास एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मतलब अब जब नेक्स्ट वीक वो लाइव होगा तो इट विल कम लाइव विद ओनली लिस्टेड शेयर्स। ओके। तो मतलब देयर इज अ क्लियर। अनलिस्टेड में कोई ऐसा स्पॉट जो आपको लगता है कि यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है और बहुत इधर उधर कर रहे हैं लोग, लेकिन ये स्पॉट अच्छा है, सेक्टर अच्छा, जहाँ पर रखना चाहिए? वही मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा स्टोरीज आ रहा है सर। हमने मतलब 2-3 स्टोरीज देखा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई इन हैंड नहीं है चीज़ें, तो मतलब 1-2 प्री कंडीशन हमने रखा। लेकिन वही होता है ना कि मलाई वाला बिजनेस प्रमोटर थोड़ा बाहर रख देता है। वो जो बीच में इंटरमीडिएटरीज काम करते हैं ना, वही सजेस्ट करते हैं। तो एक कंपनी हमने इवैल्यूएट किया, वेरी गुड कंपनी, रेलवे कंपनी बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया।
तो उसने क्या किया, जो लो मार्जिन काम था वो तो उसमें फंड रेज कर रहा है बंदा, उसका IPO रेडी है, एकदम IPO रेडी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग, एवरीथिंग इज़ रियली गुड। लेकिन जो असली मलाई है, जहाँ पे 70-80% का OPM मार्जिन है रिपेयर एंड सर्विसेज का, वो सारा हाइव ऑफ करके 100% प्राइवेट कंपनी है वो। तो हमने कंडीशन रखा, बॉस इसको दोनों को मर्ज करो या उसको इसका 100% सब्सिडी बनाओ, देन वी विल इन्वेस्ट इन, उसका अलग वैल्यूएशन लो, डोंट पुट इट फॉर फ्री। लेकिन ये सब चीज़ें ना हो रही हैं, तो क्योंकि फोमो चल रहा है तो सब बिक जाता है। मैंने कंडीशन रखा है, लेकिन मुझे पता है वो आज तक हो गया होगा बुक, ये हफ्ते भर पहले की बात है, मुझे पूरा पता है कि बुक हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास दोबारा फ़ोन नहीं आया कि आप डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो पैसा। विचित्र मार्केट है, या विचित्र मार्केट है। अनलिस्टेड वाला स्पेस तो वाकई मतलब, वो जो वारन बफे जी का एक बहुत अच्छा डायलॉग चलता है ना, बाय व्हेन एवरीवन एल्स इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीवन एल्स इज बाइंग। तो इधर वही चल रहा है ये अनलिस्टेड में, सेल एवरीबडी इज बाइंग। सो बेसिकली आइदर स्टे अवे, और अपना कहीं पे लगता है आपको डाउट लगता है तो मोनेटाइज करो, बाहर निकलो। अच्छा, तो प्री लिस्टेड लेंगे तो उसमें तो 6 महीने की लॉक इन भी होती है उसमें लिस्टिंग के बाद, लेकिन आप सेकेंडरी में तो कर ही सकते हो। सेकेंडरी जब तक लिस्ट नहीं हुआ तब तक तो ये कंडीशन नहीं लगेगा ना। बहुत ही मतलब चैलेंजिंग मार्केट है, और इस पे भी चलो थोड़ा 30% ही सेलिंग, कुछ तो आप ढूंढेंगे करेंगे, तो अगेन ए चैलेंजिंग टास्क, एंड दैट इज़ द रियल इंडिया। आई एम रियली हैप्पी। और ये पहला इंटरव्यू जो बहुत ईमानदार, मैं कह रहा हूँ ईमानदार इन द सेंस कि मतलब बाकी लोग गलत नहीं बोलते, इतनी खुल के बातें कोई नहीं बोलता जो आपने अभी हमसे की। तो जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके लिए लर्निंग्स बहुत हैं, इस पॉडकास्ट में बहुत लर्निंग है कि मिड कैप स्मॉल कैप में आप करें तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अनलिस्टेड स्पेस में तो क्या नहीं करना, मैनेजमेंट को कैसे जज करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बिहेवियरल साइंस की अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, जो कि आपने अनुभव से सीख ली हैं। और मिलते जुलते लोगों से समझ में आता है, 2 मिनट बात करके समझ में आता है कि कितने पानी में है आदमी। तो ये तजुर्बा मार्केट में काम आता है। और एक बात इन्होंने बीच में कही, उसको दोबारा रिपीट करके सुनिएगा कि स्टॉक सिलेक्शन में कॉमन सेंस, सब्जेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। गट फीलिंग आपकी आती है। गट फीलिंग को कुछ लोग कहते नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं। अगर ऐसा है तो कम से कम 1 लाख सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो आप जवाब नहीं दे पाओगे कि वो क्यों है ऐसा, वहाँ पे नंबर्स प्ले नहीं कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग वेरी क्रिटिकल, टिपिकल और टू बी अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट मैनर। यही मार्केट है। मार्केट इतना आसान होता तो अनुज जैन क्यों होते फिर, है ना। सब लोग पैसा इसी बनाते। तो अनुज, थैंक यू सो मच, और बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। तो मिड और स्मॉल कैप की दुनिया कैसे चलती है, उसमें कैसे फंड चलाए जाते हैं, वो हमने आज सीखा अनुज से। तो अनुज, बाकी क्या शौक हैं आपके? पिक्चर देखने, गाना गाते हैं? देखो हम गाते हैं, हमको लग रहा है ओनली इन बाथरूम क्योंकि वहाँ कोई सुनता नहीं है। वहाँ कोई सुनता नहीं है। और शौक, घूमने का शौक है सर। घूमने का बहुत शौक है। हाँ, घूमने से तजुर्बा बहुत होता है, का बहुत शौक है। एक्सपीरियंसेस बहुत मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना, स्पेसेस को देखना, उससे आइडिया भी आते हैं। आइडिया आते हैं सर। स्टार्टअप वाले क्या करते हैं, मतलब प्रॉब्लम पहले ढूंढो एक, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो, वो बिजनेस। तो अब प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, कमरे में बैठी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। अब मेरा तो काम भी ऐसा है सर, अगर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गेट द इंसाइट। राइट। मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टांस देता हूँ बस 2 मिनट में लास्ट में। तो अभी एक बड़े समिट में मैं स्पीकर था गोवा में, काफ़ी बड़ा समिट था। तो वहाँ पे स्पीकर जो है वो शेयर रिकमेंड करते हैं अपने कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैंने एक शेयर रिकमेंड किया। तो सर मैं मतलब मैंने पूरा तैयारी करके गया था, उससे पहले ही मैं मैनेजमेंट से बात भी किया था, बॉस क्या चल रहा है, जस्ट टू रिकन्फर्म माई थीसिस कि भाई मैं कोई गलत रिकमेंडेशन ना दूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी अच्छा रिनोन्ड एलीट प्लेटफॉर्म है। सर मैं जब नीचे उतरा, जब टी पे लोगों से बात हो रहा था, जो लोग आके मेरे को बोल रहे थे, सर ये शेयर में आपने ये चीज़ देखी, सर वो बंदा मिला था मेरे को, वो ऐसा बता रहा था, सर उसके यहाँ पे आपने देखा वो प्लांट में ऐसा, वो वहाँ पे ये हुआ था, ये वाला मशीनरी। मैंने कहा भाई लोग इतना नॉलेज रखते हैं, मैं कहाँ पे स्पीकर बन गया। तो बेसिकली यू गेट टू नो इफ़ यू इंटरेक्ट विद पीपल, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। द गेम इज़ इन्फॉर्मेशन सर। टाइमिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, दिस इज अबाउट इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग भी सारा इन्फॉर्मेशन पे खेल रहे हैं सर। वो कुछ पब्लिक डोमेन में है, कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है ना। तो जो पब्लिक डोमेन में है वो भी अनरिलायबल हो सकता है, और जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो तो उसके तो चांसेस और ज़्यादा हैं। तो वो सबको फिल्टर आउट करना, इंटरप्रेट करना, तो दिस इज नहीं बहुत मैं हमने अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि ज्ञान सर्वोपरि है, बुद्धि सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। प्राप्त करिए जैसे भी मिले इस पॉडकास्ट को देख करके या और चीज़ों को पढ़ के समझ करके। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आई बातचीत करके, और बहुत सारी लर्निंग हमारे ऑडियंस के लिए भी हुई।
जो इस स्पेस में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कहीं पैसे लगाना चाहते हैं। तो होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी बातचीत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस तरीके के पॉडकास्ट सुनने हैं और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरज जी।